जी, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मुझे चंद मौज़ूआत पर बात करनी है, जिसमें सबसे अहम तो खित्ते में बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और यूँ लगता है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम मौज़ू जिसके ऊपर मैं आऊँगा दूसरे मरहले पर, वो ये है कि अब तक पिछले कई घंटे, कई दिन गुज़र गए, मुसलसल कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा मुसलसल किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आपके सामने चंद नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ और सबूत दिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में मदद मिले कि ये मसला क्या है और कितना बड़ा मज़ाक है पाकिस्तान के साथ। करप्शन होती रहती है, बहुत सारी चीज़ों में करप्शन है। बात करप्शन ऐसी होती है कि आप रियासत का मज़ाक उड़ा रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, ये वो चीज़ है। ये मैं आपके सामने बहुत ही अहम चीज़ें रखूँगा। और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि आज नेशनल प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो नहीं होने दी गई। क्या थी और क्यों नहीं होने दी गई, इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है, आबनाए हुर्मज़, जो कि ईरान की तरफ से बंद थी। वो तंग सा रास्ता जहाँ से दुनिया भर की जो तेल की तजारत है उसका तकरीबन 20% जो है वो वहाँ से गुजरता है। LNG का एक बड़ा हिस्सा वहाँ से गुजरता है, और उसके बंद होने से अब साफ ज़ाहिर है कि जब वहाँ 20% है तो बाकी दुनिया में 80% ट्रेड तो हो रही है, लेकिन वो जो सप्लाई में कमी आती है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ती है। और आज की इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर कारोबार ऑब्वियसली या तो एनर्जी की वजह से ऑयल पे डिपेंडेंट है, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, एक फ्यूल के एक रिसोर्स होने की वजह से हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती है और ज़िंदगी तंग हो जाती है। ओवरऑल जो ग्लोबल डेवलपमेंट है वो उसकी जो शरह है वो कम होती है। इसका इलाज पहले तो अमेरिका ने, सादर अमेरिका ने जब जंग शुरू की, ईरान पर हमला किया, तो उस वक्त शायद वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। उनके जहन में यही था कि मुकाबला कैसे होना है, दो फरीक आपस में लड़ेंगे। एक फरीक बहुत ताकतवर है जो कि अमेरिका है, और अमेरिका के साथ इसराइल। और ईरान का अगर आप न्यूमेरिकल और या उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके एसेट्स, उनके जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें, अपेरेंटली कंपेयर करें, तो वो बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका और इसराइल ज़्यादा मजबूत थे। और उन्होंने 28 फरवरी 2026 से जो हमले शुरू किए, जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामनाई हैं, उनको ख़त्म किया, मेन लीडरशिप को ख़त्म किया, और फिर उनके बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। बहुत ज़्यादा लोग मारे गए ईरान के अंदर। ईरान ने उसके जवाब में जो अमरीकी अड्डे थे इलाके में, उसके ऊपर हमला किया। अगरचे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने कहा कि ये अजीब बात है, उधर से अमेरिका हमला कर रहा है और ये गल्फ ममालिक पे हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान का ये मौक़िफ़ था कि वो अमरीकी अड्डों पे या उन ममालिक पे उन क़ुव्वतों को निशाना बना रहा है जो कि उन पे हमला करने वालों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये दूसरे साइड का जो मौक़िफ़ था वो नहीं पेश किया जा रहा था। ये सूरत हाल थी। अब उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि अमरीका ने ही खुद जंग भी शुरू की, और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के बंद हो जाने के बाद खुद ही एक नेगोशिएशंस का प्रोसेस भी शुरू किया। मैंने आपके सामने चीज़ रखी कि पाकिस्तान का जो भी रोल या किरदार वो अमेरिका के कहने पर ही है। हमने देखा कि उसी नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान कि जो अमल जिसकी वजह से भी था, एक तारीखी मरहला, एक तारीखी लम्हा था पाकिस्तान के अंदर। आला तरीन अमरीकी अहदेदार और आला तरीन ईरानी अहदेदार बैठे थे, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के हज़ारों सिपाही जो हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, वो सऊदी अरब में गल्फ़ पे उस सरहद की तरफ जाके पार्क किए गए, खड़े किए गए, स्टेशन किए गए, डिप्लॉय किए गए, जो कि जहाँ से सिर्फ ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। जो अदर एक्टिव जो आप कह लें कि बैटल फ्रंट्स थे, वो सऊदी अरब का अगर कोई मामला है तो यमन के साथ है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट और सिर्फ ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी। बहरहाल नेगोशिएशंस चलती रहीं और बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ती रही। पिछले 24 घंटे बहुत ही ख़तरनाक थे, क्योंकि सदर ट्रंप ने कल के दिन ऐलान किया था कि वो फ्रीडम ऑफ हॉर्मज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेंगे, जिसमें अमरीकी जो नेवी है, अमरीकी बहरिया जो है,
वो उन जहाज़ों को, उन बहरी जहाज़ों को जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के परली तरफ खड़े हैं, थोड़ा सा निस्बतन उसका जो पहला हिस्सा था सदर ट्रंप के पैगाम का, वो ज़रा नरम था इस मरतबा, अनलाइक द प्रीवियस, कि हम चाहते हैं कि ये सबको क्रेडिट मिले, गल्फ़ कंट्रीज़ को भी मिले, ईरान को भी मिले, और वो ममालिक जिनका इस जंग से दोनों अतराफ से कोई लेना देना नहीं है, उनके जहाज़ों को हम यहाँ से रास्ता दें, उनको निकालें वहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। ईरान ने इस चीज़ से इनकार किया और ईरान ने कहा कि जब ब्लॉक है तो ब्लॉक है, अगर कोई आगे आएगा तो हम अटैक करेंगे। और उन्होंने शायद मिसाइल फायर भी किए। फजीरा जो एक ऑयल फैसिलिटी मेन है, एक ऐसी जगह पे जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद आती है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ब्लॉक होने का उस पर असर नहीं होता, वहाँ पे मिसाइल फायर किए जो सारे इंटरसेप्ट हुए वैसे, लेकिन किसी एक जगह पे आग भी लगी। और उसके अलावा जो है वो ईरान ने दावा किया कि उसने चंद शिप्स को निशाना बनाया। अमेरिका डिनाई करता है इस बात को, लेकिन एस्केलेशन हो चुकी है, बात बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि बहरहाल नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी हैं। जो ताज़ा तरीन इस पर हमें कोई ऑफिशियल चीज़ नज़र आती है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इवेंट्स इन द हुर्मुज़ मेक क्लियर that there's no military solution to a political crisis। ये सैयद अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया साइट ट्विटर के ऊपर लिखा है, एज टॉक्स आर मेकिंग प्रोग्रेस विद पाकिस्तान ग्रेशियस एफर्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी वेरी ऑफ बीइंग ड्रैग्ड बैक इनटू क्वेगमायर बाय इल विशर्स, सो शुड द यूएई। प्रोजेक्ट फ्रीडम इज द प्रोजेक्ट डेडलॉक। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पे सदर ट्रंप जो भी करने जा रहे हैं, ये डेडलॉक को मज़ीद बढ़ाएगा, मज़ीद उसको करेगा। और जो पाकिस्तान की एफर्ट्स के नतीजे में जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उनमें प्रोग्रेस हो रही है और उनको आगे चलना चाहिए, अमन को मौका देना चाहिए। अपेरेंटली सदर ट्रंप ने आज बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने दावा तो किया है कि हमारे उन्होंने जो शिप्स हैं उनको अटैक किया है, लेकिन अगर उन्होंने वाक़यातन अटैक किया तो हम ईरान को, वही जो बार बार वो फिक्रा दोहराते हैं कि ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। बहुत सख्त धमकी है। लगता नहीं है कि अमेरिका इस हद तक जाएगा। अगर अब दोबारा हमला हुआ तो बहुत अफसोसनाक होगा। साथ ही ईरान उस हमले का जवाब अमेरिका या किसी भी सूरत में उसको नहीं दे सकता। इसराइल को वो गल्फ़ कंट्रीज़ में उन्हीं जगहों पे देगा जहाँ पे अमरीकी ठिकाने हैं, और इससे मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। वर्ल्ड इकॉनमी सफ़र करेगी। मैंने कल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैंने एक तस्वीर शेयर की, एक गैस स्टेशन की। गैस स्टेशन यहाँ पेट्रोल पंप को कहते हैं। तो जो गैस स्टेशन है उसके ऊपर जहाँ पे जो पर गैलन, यहाँ पे पर लीटर नहीं पर गैलन होता है, और एक गैलन की जो प्राइस जो 2.49 क्रिसमस के दिनों में, और उसके बाद 2.59 यानी कि 10 सेंट बढ़ी थी तो 2.59 पे थी। और जो मुझे आखिरी याद है, और उस वक्त मैंने तस्वीर नहीं ली, मुझे तो नहीं पता था कि जंग होगी, लेकिन ये डिक्लेयर्ड प्राइस थी यहाँ पे वर्जीनिया के इस हिस्से में, वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल साथ। लेकिन वो प्राइस कल जब मैं गया तो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट प्राइस मैंने इस टाइम पे देखी, वो 4.29 थी। तो ये तकरीबन डबल के करीब चली गई, और ये बहुत बड़ी। लेकिन ये अभी डबल नहीं हुई, ग्रॉसरीज की कीमतें डबल हो गई हैं। आप अगर बिल देखें जो 100 का बनता था, अगर वो 200 का नहीं तो वो 170-80 का बन रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें बाद ऐसी बढ़ी हैं कि आपके टोटल एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं। जो सैलरीड लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ, उनकी तो चलो इनकम बराबर आ रही है, बाकी ओवरऑल कारोबार मुतासर हुए हैं, इनकम कम हुई है लोगों की। तो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में जाता चला जा रहा है। जो लोग माहिर हैं, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं सिर्फ मैंने वो फैक्ट्स बयान किए आपके सामने जो रिपोर्टेड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं, लेकिन अब अगर तज्ज़िये की बात की जाए तो मैं तो तजिया नहीं कर सकता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द वॉर, और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द ईरान अफेयर्स। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि
आप अगर ईरान को मज़ीद भी नुकसान पहुंचाएंगे, ईरान को मज़ीद भी आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल आप बहाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहेंगे कि हमें हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है, तो वो ऐसे हिडन जो है वो प्लेसेस से किसी भी एक शिप के ऊपर अगर अटैक कर देंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि बाकियों के लिए खौफ व हरास की फ़ज़ा होगी। जितनी बड़ी और जितनी इंटेंस डिप्लॉयमेंट जो है वो अमेरिकन नेवी की वहाँ पर हो जाए, उसको आप कंप्लीटली सेफ पैसेज नहीं बना सकते। अब इसका मतलब कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं है, मसला है कि ये जंग है, जंग में कभी भी कोई ना मुकम्मल तौर पे दुरुस्त होता है ना गलत होता है, मामलात को टेबल पे हल किया जाए तो बेहतर है। मैं तो हमेशा से ईरान की जो सही चीज़ें थी उनको सही भी कहता रहा, लेकिन जो किलिंग हुई इस साल के शुरू में, मैं उसका बहुत बड़ा नाकिद हूँ और हमेशा रहूँगा। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुश्किल तरीन हालात में जब अमेरिका जैसे मुल्क में बैठ के इसराइल पे तनकीद करना मुश्किल था, उस वक्त भी मुसलसल तनकीद की, लेकिन लोगों के मारे जाने, रियासत के आम आवाम पे जबर को तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं आज भी समझता हूँ कि ईरान एक ऐसी सिविलाइजेशन है, एक ऐसी कौम है जिसमें आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है। ईरान के लिए यही बेहतर है, एक तो ये जो मजहबी एक इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल है, इसको बिल्कुल ये बरकरार रहे इंस्टीट्यूशन जो है, लेकिन कंट्रोल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको पावर जानी चाहिए और वही सही मानों में इक़्तिदार आला के मालिक होने चाहिए। और सबसे अहम ये कि अपनी पाबंदियाँ हटवाने के लिए अगर एक दो स्टेप पीछे भी आना पड़ता है तो बिल्कुल ईरान को आना चाहिए। ईरान को अगर ट्रेड का मौका मिलेगा दुनिया के साथ, तो ईरान इतनी तरक्की कर सकता है कि मैंने मिसाल दी थी अपने पिछले प्रोग्राम में और उसी पे मैं बात ख़त्म करता हूँ कि अगर पाकिस्तान को वो मौका मिले, पाकिस्तान की इकॉनमी में $100 अरब भी इंजेक्ट कर दिया जाए, तो आज से 5 साल बाद पाकिस्तान मज़ीद गरीब होगा, पाकिस्तान मज़ीद पीछे होगा। क्योंकि इनकम्पिटेंट लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, बददियानत लोग हैं। आइन में जो लिखा हुआ है वो नहीं हो रहा है। आइन जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, कब्जा है। ऐसे मामला के अंदर जो मोस्ट पावरफुल फोर्स होती है, जहाँ पे माइट इज राइट होता है, तो जो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली के प्रिंसिपल के तहत जो ताकतवर तरीन कुव्वतें होती हैं वो फिर लूट मार करती हैं, करप्शन करती हैं और सरमाया लूट कर बैरून मुल्क चाइना के अंदर, गल्फ़ के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आके प्रॉपर्टियाँ, प्लाजे, जायदादें, बिजनेस शुरू किए जाते हैं पाकिस्तान के फौजी जनरलों की वजह से। तो वो नहीं हो सकता। ईरान में ये पोटेंशियल है, ईरान को ये सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं भी किसी दौर में बड़ा इस तरह से सोचता था कि ये डिफेंस की ये बेसिक लाइन है, इस पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इस पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आज का वो दौर है, आप एटॉमिक बम चला भी लेंगे तो आप क्या कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जज्बातियत मामलात का हल है। कोई तहम्मुल, कोई थोड़ी सी हिकमत अमली की बहरहाल ज़रूरत है। अफसोस लेकिन ये है कि ये बात करने वाले लोग ख़त्म हो गए। वीलॉगर्स जो बात कर रहे हैं वो जानबूझ के ईरान के हवाले से इस तरह की अश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं, क्योंकि ईरान के बारे में ये बात की जाने की ये ख़ास ऑडियंस है, वो चीज़ बिकती है और वो लोग करते हैं जो कि नामुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि खित्ते की बेहतरी, लोगों की बेहतरी इसी में है कि अब कोई हल निकले और बात आगे चले। सबसे अहम मौजू जो मेरी आज की इस गुफ्तगू का, जो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से, कि देखें जी, लोगों की हार्ड अर्न मनी है, लोगों ने मेहनत से कमाया है, लोगों ने ईमानदारी से कमाया है, लोगों ने पूरी ज़िंदगी कमाया है और लाकर यहाँ पर लगा दिया है। और सीडीए ने कभी एतराज़ ही नहीं किया, सीडीए ने कभी हर तरह की अप्रूवल दी हैं और सीडीए साथ शामिल था। और पता नहीं कितना कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। शर्म नहीं आती हमको, सिर्फ अपने एक लम्हे के मफाद के लिए, अपने एक वक्ती मफाद के लिए हम अपने मादरे वतन की इज्जत का सौदा कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, बददियानती कर रहे होते हैं। और हम बिल्कुल एक लम्हे को नहीं सोचते कि सिर्फ हमारा या हमारे किसी जानने वाले का फायदा हो रहा है तो हम ये दो चार बातें कर दें और ये हो जाए। मैं आपको आज चंद चीजें पहले मैं कह चुका हूं, अब आपको दिखाता हूं और आप देखिएगा, गौर से समझिएगा इस बात को कि ये कितनी क्लियर बात थी, पहले दिन से कितनी क्लियर थी। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये फाइनल बिडिंग है 5 स्टार होटल नियर कन्वेंशन सेंटर के हवाले से। और इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है, आप पढ़िए, मैं सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको मजीद अच्छे अहम पॉइंट्स जो है वो दिखाने की तरफ लेके जाऊंगा। और इसमें बताया गया, पहला पैरा पढ़ रहा हूं मैं, कि वी इनविसेज दिस एज अ लैंडमार्क फैसिलिटी विद 500 रूम्स इंक्लूडिंग 300 to 500 hotel rooms and 100 to 150 service apartments.
द साइज ऑफ होटल रूम फलां 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 होगा, ये मेन मंसूबा था। और इसके आगे वो बता रहा है कि इसके अंदर जो है कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है, शॉप्स भी हो सकती हैं, और उसके हवाले से फर्दर जो है वो परमिशन दी जाएंगी, लेकिन ये जो होटल के अंदर नॉर्मल जिस तरीके से होता है उसके मुताबिक होगा। ये मेन बिडिंग डॉक्यूमेंट है जो आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये 5 स्टार होटल की बात हो रही है, और अगर कोई अपार्टमेंट्स की बात हो रही है तो वो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जो कि होटल से अटैच्ड हैं। मैंने आपको बताया था सर्विस अपार्टमेंट से मुराद वो अपार्टमेंट होते हैं कि जो इस तरह का बहुत ही लग्जूरियस बड़े इंटरनेशनल लेवल का एक आप होटल बनाते हैं कि जिसमें अगर कोई टॉप एग्जेक्टिव्स आ रहे हैं कॉरपोरेशंस के किसी बिजनेस मीटिंग के लिए 2-4 दिन के लिए, तो वो होटल में ठहरेंगे। अगर उनका स्टे लंबा है या वो फैमिली के साथ हैं तो वो मुमकिन नहीं होता कि एक रूम के अंदर जो है वो ज़्यादा देर ठहरना। होटल के अंदर भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं लेकिन वो कम तादाद में होते हैं। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट था बड़ा, ये बुनियाद, मैंने बार बार आपसे कहा कि ये जो जगह है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे है, शारा दस्तूर पे है, जिसके एक तरफ हमें जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, फेडरल सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट नज़र आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नज़र आता है, उसके अपोजिट साइड पे हमें रेडियो पाकिस्तान है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, PTA, दूसरी बिल्डिंग्स हैं सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, PTV का मेन जो हेडक्वार्टर था वो भी इसी के ऊपर उसकी एक साइड आती है। बात यह है कि यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये उन तमाम प्लेसेस से ज़्यादा प्रीशियस जगह है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, वो जितनी जगह हैं, ये एक ऐसी लोकेशन है जिससे सारी जगह जो है वो एक्सेसिबल हैं, देखने के हवाले से आपको नज़र आ रही हैं। एक ऐसी जगह है जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी कौम की एक अलामत है, एक बेसिक जगह है। वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। ये उस वक्त जो बेसिक डॉक्यूमेंट था वो ये था। इसी तरीके से अगर आप ये देख रहे हो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2004 का डॉक्यूमेंट है कि प्रपोजल फॉर 5 स्टार होटल नियर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, और इसमें वो उसकी डिटेल्स दे रहा है कि ये 15% कॉस्ट जो है लैंड की वो अप फ्रंट होगी, 45 डेज, रिमेनिंग 85%। इसमें बुनियादी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि होटल के बिजनेस में ये प्रॉब्लम होती है कि होटल में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, नंबर 1। उसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और मैसिव मतलब रेजिडेंशियल यूनिट एक तरह से बनता है, और उसमें बहुत बड़ा टाइम लगता है, कम से कम भी 1 डेकेड लग जाता है उसको फर्निश होकर कंप्लीट ऑपरेशनल होते हुए। अब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन, पहले दिन से ही बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है कि उसमें गेस्ट आए, ठहरना शुरू हो, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी हो, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो, वहाँ पे एग्जीबिशन हो, ये सब कुछ हो जो भी होटल्स के अंदर होता है। तो उसका बिजनेस बनते बनते फिर 10 साल और लग जाते हैं। तो बुनियादी कंसेप्ट ये था। इसी वजह से एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे CDA के लायर हैं, शुरू से उनके लीगल जो काउंसिल हैं काशिफ मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त लायर हैं। अभी पिछले दिनों में हाई कोर्ट के जज के लिए भी उनका नाम आया था सामने। जब मैं रिपोर्टिंग करता था इस्लामाबाद में तो मैंने बहुत मरतबा उनसे उनको मुझे बाद औकात ये कहा गया कि देखें जी ये इन्वेस्टमेंट आई है, ये सरमायाकार हैं, ए सरमाया पाकिस्तान लेके आंदे ने ते फिर उन्होंने नाल धोखा हो जाता है। तो इस तरह की बातें जब मुझे कही गई तो मैंने जब उसको जांचने की कोशिश की तो बहुत से लोग जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, उनमें काशिफ मलिक साहब भी होते थे उस दौर में, उस वक़्त में। तो मैं उनसे पूछता था और उनको कन्फ्रंट करता था कि ये बात आप कैसे कह रहे हैं। उन्होंने मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट देखे और कई दफ़ा हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने बताया इस बात के ऊपर कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर कि जी ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, पैसे दिए हैं, फलां बंदे ने हार्ड मनी दी है, ये होटल का प्रोजेक्ट था, होटल नहीं बना, ये फ्रॉड है, कोई मजीद टावर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, इस जगह के ऊपर होटल का टावर जो है वो बनना था। सब झूठ बोलते हैं, सब फ्रॉड करते हैं, और ये सिर्फ कौम का मजाक बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की जो बुनियादी जगह है उसके ऊपर कब्जा करके जो है वो उसको रेजिडेंशियल यूनिट बना के वो बेचने की कोशिश की गई है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये वो एडवर्टीजमेंट है जो उस वक्त दी गई, और आप देख सकते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट अ 5 स्टार होटल। आप गौर से देखें, मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ। उसके अंदर डेट्स दी गई हैं, क्लियर लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो है वो इतने साल की लीज होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ होटल है, और जिसमें 7 एडिशनल जो है सर्विस अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये एक और डॉक्यूमेंट है
ये भी इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग जिन्होंने अपनी तहरीरों में झूठ बोला है, अगर वो ये गौर से सुन लें, तो शायद वो अपने आप को ख़त्म करने पे आ जाए। उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी उन बेशर्म लोगों को जो अवाम के सामने झूठ बोलते हैं। ये ज़रा देखिएगा जी, मैं पढ़ता हूँ और आप इसको देख लें बस। और ये किसकी तरफ से लिखा गया है वो पढ़ के भी आपके ओसान ख़ता हो जाएंगे। अगस्त 26 2008 है जी, डॉक्टर फैसल अवान को लिखा गया है, जो कि डायरेक्टर पीएमओ हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस्लामाबाद के। सब्जेक्ट है सेल ऑफ सर्विस्ड अपार्टमेंट्स। डियर डॉक्टर फैसल, सुनिएगा जी, there is a false impression in the market being created by certain people who want to undermine the credibility of our project that we are constructing and selling residential apartments. सुनते जाएं, इसको बाद में आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक फॉल्स इंप्रेशन बाद वेस्टेड इंटरेस्ट फैला रहे हैं मार्केट में कि हम कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना रहे हैं। कौन कह रहा है अभी आपको पता लगेगा नीचे। आगे वो कह रहे हैं प्लीज नोट दैट देयर आर ओनली सर्विस्ड अपार्टमेंट्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट आवर साइट एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग्स। ये बात भी वो थोड़ा सा घुमा फिरा के कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये बात इस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल आगे पढ़ते हैं। वी अश्योर यू दैट वी विल अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट इन द लेटर एंड स्पिरिट। यानी कि जो हमने होटल बनाने का वादा किया है वही होगा, और जो सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे वो सर्विस अपार्टमेंट्स ही होंगे, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नहीं है। आगे कह रहा है प्लीज लेट अस नो इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच ट्रूली अब्दुल हफीज शेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वो कह रहे हैं ना बीएनओ एक कंपनी, बीएनओ एक कंपनी नहीं थी, ये 2-4 कंपनियां, ये सारे कोई कंपनी नहीं बनी, ना ही कोई कंपनी थी, ये सारे बड़े बड़े फ्रॉडिये थे, लूटमार करते थे, हमेशा जर्नेलों को पैसा खिलाते थे और पैसा इकट्ठा करके जो है उसको मनी लॉन्डर कर देते थे, बाहर भेज देते थे। ये सारे के सारे वो वाले चोर थे। इन लोगों ने चोरी की, और चोरी जब जब सब पकड़ने आता था तो इस तरह की वजाहत ये दे देते थे। ये लेटर है जो आप देख रहे हैं, जो अब्दुल हफीज शेख ने लिखा है, और वो खुद कह रहा है, जो इस सारे प्रोजेक्ट का जो है वो सरबराह था पहले दिन से, कि जी ये यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं होंगे। फिर मैंने देखा कि बाद लोगों ने ये झूठ फैलाया कि जी सीडीए खामोश बैठा रहा, सीडीए ने कुछ नहीं किया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग थे। इनको नजर आ रहा था कि यहाँ पे जो है वो ज्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, हम 1 करोड़ निकलाएंगे, हो सकता है ये 6-7 करोड़ का अपार्टमेंट नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने आप इतनी लग्जूरियस बिल्डिंग बना रहे हैं और वहां पे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ही नहीं इस रोड के ऊपर। सबको नजर आ रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये जितने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं, 20 हजारों डॉक्यूमेंट फैले हुए हैं, सीडीए मुसलसल इनको देता रहा, मुसलसल इनको नोटिस देता रहा, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मुझे ये काशिफ मलिक साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एडवोकेट हैं सीनियर इस्लामाबाद में, उन्होंने कई दफ़ा मुझे बताया कि मुसलसल नोटिस कि आप गलत कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब ये लोग इतने ताकतवर थे कि ये एक फ़ोन उठाते थे इधर प्राइम मिनिस्टर को, इधर एक फ़ोन उठाते थे इधर आर्मी चीफ को। आपको पता है पाकिस्तान के आर्मी जनरल तो जो है वो उनको खाने पीने के अलावा काम ही कोई नहीं, और हुकूमतें जो है वो जनरलों के नीचे लगी होती हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है। I will be the last person who will defend the CDA or any government department, but I know it as a matter of fact कि इस हवाले से CDA ने कोई कोताही नहीं की। बार बार CDA इनको लिखता रहा, और ये झूठ बोलते हैं, बदयांती करते हैं कि जी प्लाट बिक रहे थे, किसी को पता नहीं था, CDA को भी पता नहीं था। ये खुद आपस में जो बड़े बड़े लोग थे, ये आपस में बंदर बांट हो रही थी, और फिर यकदम एक दिन पता लगा कि जी ये इतने लोगों ने खरीद लिया और फलां ने खरीद लिया, और फिर ये बाद में कहानियां शुरू हुई। ये बात गलत है कि सीडीए को, सीडीए ने मुसलसल जो है उनको नोटिस दिए हैं, मुसलसल लोग कह कि ये गलत हो रहा है। और ये बात लोग कहते हैं जी चीफ जस्टिस ने भी रेगुलराइज कर दिया। क्या मतलब? ये वो 2 नंबर चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उसने मतलब साफ ज़ाहिर है कि उसने फैसिलिटेट किया पॉलिटिशियंस को, लोगों को, और वो कर दिया। ये क्या बात हुई? जो आपकी मर्जी का फैसला उसे आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला भी सुनाया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक बैठ के ये फैसला सुनाया है कि ये मखसूस नशिस्तें इस पार्टी की बनती हैं, इसकी नहीं बनती। क्या उस फैसले पे अमल दरामद कर लिया जो सही फैसला था? और एक झुटिया घटिया फैसले का, एक घटिया इंसान के, साकिब निसार के घटिया फैसले का आप हवाला दे रहे हैं कि जी वो उसने भी फैसला सुनाया था। इस तरह के लोग, इस तरह के किरदार, बद किरदार लोग जो हैं, पाकिस्तान को बेच के खा जाएं तो इसका मतलब है कि कोई कहीं पार्लियामेंट जो है ये किराए पे लगा दे। ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर कोई कल को आके पार्लियामेंट के कमरों को जो है वो रेजिडेंशियल उसको लीज दे दे 30 साल की, तो इसका मतलब, और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ बंदा उसको अप्रूव कर दे, तो ये हो जाएगा।
मुल्क के ऊपर कब्जा है, इस तरह के 2 नंबर लोग काबिज हैं, आप किस तरीके से ये दलीलें कहाँ से घड़ के लाते हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। और आप देखिएगा ये कुछ नहीं होगा, इस मुल्क में कभी कुछ नहीं हुआ। ये सारे जो दोनों टावर बने हैं बिल्कुल इलीगल हैं, ये यहाँ बन ही नहीं सकते। ये सर्विस अपार्टमेंट, इसको होटल में कन्वर्ट कर दें, ये होटल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये कोई मजाक है? मैंने पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं दोबारा कर रहा हूं कि ये मुल्क है, ये कोहबा खाना तो नहीं है ना। आपको मुल्क की सबसे प्रीशियस जगह के ऊपर, सबसे कीमती, सबसे लाजवाल जगह के ऊपर एक प्लॉट दिया है, आपने वहां होटल बनाना है, होटल ही बनेगा। होटल का एक स्ट्रेटेजिक मैप होगा, एक डिजाइन होगा, उसकी लॉबीज होंगी, उसके बाकी एम्यूनिटीज होंगी। ये क्या बात हुई जी, हुण इन्हू इंज कर दो तो इंज कर दो। अजीब घटिया लोग हैं, अजीब फजूल लोग हैं। इसके अलावा क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए? ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे शवाहिद, सारे एविडेंस आपके साथ बैठे हैं। ये चंद डाकू थे, चंद चोर थे ये बिजनेसमैन, और चंद सीनियर सहाफी इनके दोस्त थे जो इनसे लिखवाते थे कि जी फलां चीज़ सरमायाकारी दी उत्ते हो गई है, तो फलानी थल्ले हो गई है, तो फलानी उत्ते हो गई है। बददियांती की कोई इंतहा नहीं जो इन लोगों ने छोड़ी हो इस मुल्क के अंदर। और आज तक वो टावर जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं शारे दस्तूर पे खड़े हुए। आगे चलते हैं, और आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो ब्लास्फेमी विक्टिम फैमिलीज़ हैं, इन्होंने और सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने और दीगर ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अपने मोहसिनों के लिए, ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा के लिए, हादी अली चट्ठा के लिए। लेकिन आप देखें कि कितना अफसोस है इस मुल्क पे, अफसोस होता है। ऐसा कहतुर रिजाल है कि कोई बंदा ही आपको काम का नहीं मिलता। वो चंद सहाफ़ियों ने एक साइड पे होके जो इतना लंबा कब्जा चला आ रहा था अफजल गर्ग गैंग का, उससे जान छुड़वाई नेशनल प्रेस क्लब की, नई क़यादत आई और वो नई क़यादत जो है वो भी उनकी तरह निकली। वो ईमान हाज़िर मज़ारी और हादी अली चट्ठा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो हर शहरी का हक है, उस हक तक से महरूम किया जा रहा है। तमाम जुल्म की हदें पार हो चुकी हुई हैं। और आप देखें कि इन लोगों का सिर्फ ये कसूर था, मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ उसकी वॉइस बनते थे जिसकी कोई वॉइस नहीं बनता था, वॉइसलेस की वॉइस थे, बेसहारा लोगों की आवाज़ बनती थी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा। खुसूसन सहाफ़ियों के लिए तो हर दम तैयार उनकी मदद के लिए, और ख़ुद से रब्ता करके लोगों से वो कहती थी, हादी अली चट्ठा कहते थे कि हमें बताएं क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ जो है हम करें तो इस मुल्क के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सूरत हाल बेहतर हो, आइन पे अमलदारी की सूरत हाल बेहतर हो। और आज उनके लिए बोलने की इजाज़त नहीं है वफाकी दारुल हुकूमत में। ये याद रखिएगा, ये सारा कुछ जो है, ये सब कुछ आसम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उनकी मर्जी से, उनकी आंख के नीचे हो रहा है। और ये जो मैंने पहले बात की है टावर्स की, आप देख लीजिए टावर इधर ही रहेंगे। कोई होटल शोटल में जो है इसको वो ये जो ड्रामेबाजी हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कर दिया, अगर जेब चोरी पकड़ी जाती है तो ये इस तरह के फैसले करवाते हैं और इस तरह के ड्रामे करते हैं, और फिर कमेटियां बनती हैं, रेट बढ़ रहे होते हैं बुनियादी तौर पे। ये आप देखिएगा, ये इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सारा लेन देन का चक्कर होता है और लेन देन पे ख़त्म होगा। और ये जो भी ये ईमान और हादी के साथ कर रहे हैं, ये देखिएगा कि ये वक्त बदलेगा और आप देखेंगे कि अच्छे दिन भी आएंगे इस मुल्क के ऊपर, और हमारे ये हीरोज़ हमारे दरमियान वापस होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।